गाइस वेलकम क्रिएटर्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं फिर से अपना टॉपिक, फिर से मतलब वही टॉपिक करने जा रहे हैं तो जो हम लोग कर रहे थे। तो वो कौन सा टॉपिक है जो हम लोग कर रहे थे? खाद्य परिरक्षण एवं संग्रह, तो फूड प्रिजर्वेशन एवं स्टोरेज हम लोग कर रहे थे। तो उसी टॉपिक को आज हम लोग अपनी क्लास में कंटिन्यू करने वाले। इस टॉपिक में हम लोग क्या कर रहे थे? इस टॉपिक में हम लोग पढ़ रहे थे भोज पदार्थों के संग्रह की विधियाँ, मतलब जो भोज पदार्थ है उनके संग्रहण की विधियाँ कौन कौन सी हैं, तो वो विधियाँ हम लोग पढ़ रहे थे। और उन विधियों में हम पढ़ रहे थे भौतिक विधि। कौन सी विधि? भौतिक विधि पढ़ रहे थे। तो भौतिक विधि में हम लोगों ने काफ़ी कुछ पढ़ लिया था। भौतिक विधि में हम लोगों ने काफ़ी कुछ कर लिया था, जैसे कि हिमीकरण क्या होता है, रेफ्रिजरेशन क्या होता है, कोल्ड स्टोरेज क्या होता है, चिल स्टोरेज क्या होते हैं। तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने कर ली थी। आज उसी में आगे फिर से कंटिन्यू करने वाले हैं। तो भौतिक विधि में आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? निर्जलीकरण क्या होता है। क्या करने वाले हैं? निर्जलीकरण पढ़ने वाले हैं। तो पहले समझते हैं कि निर्जलीकरण विधि क्या होती है और इसका खाद्य परिरक्षण में किस प्रकार उपयोग होता है। तो निर्जलीकरण क्या होता है? भोज्य पदार्थों में उपस्थित, मतलब भोज्य पदार्थों में उपस्थित नमी की मात्रा को सुखाना, कम करना, क्या कहलाता है? निर्जलीकरण कहलाता है। तो भोज्य पदार्थों में उपस्थित नमी की मात्रा को जो कम करने की प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है? वही निर्जलीकरण कहलाती है। इस विधि के द्वारा कच्ची फलियां, आंवला, अंजीर, अंगूर, पापड़ आदि को संरक्षित किया जाता है। तो जो निर्जलीकरण होता है उस विधि के द्वारा किन किन चीज़ों का संग्रह होता है? तो आंवला, अंजीर, पापड़, कच्ची जो सब्जियां होती हैं उनका संग्रह होता है। तो निर्जलीकरण की विधि के द्वारा जो भोज्य पदार्थ होते हैं उनमें उपस्थित नमी को सुखा करके उनकी मात्रा को कम करके निर्जलीकरण किया जाता है और भोज्य पदार्थों का संग्रहण किया जाता है। और जो निर्जलीकरण विधि होती है वो कितने प्रकार की होती है? तो जो निर्जलीकरण विधि होती है, डिहाइड्रेशन मेथड होता है, वो 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार का अभी हम लोगों ने निर्जलीकरण देखा। अब इसके प्रकार देखते हैं कितने प्रकार का होगा? 2 प्रकार का। पहला होता है प्राकृतिक विधि, दूसरी होती है कृत्रिम विधि। तो प्राकृतिक विधि क्या है? ऐसी विधि जिसमें जो प्रकृति से साधन मिल रहे हैं उनसे निर्जलीकरण किया जाता है। तो प्रकृति में क्या मिलती है? धूप। तो धूप में रख करके जो भी भोज्य पदार्थ होते हैं उनको सुखा करके उनमें उपस्थित जल की मात्रा को कम करके उनका जो परिरक्षण और संग्रह किया जाता है वो धूप द्वारा निर्जलीकरण कहलाता है। दूसरी कौन सी है? कृत्रिम विधि। तो कृत्रिम विधि में क्या होगा? कृत्रिम विधि में क्या होगा? कृत्रिम विधि के द्वारा प्राकृतिक चीज़ों का इस्तेमाल नहीं किया जाए, बल्कि कृत्रिम विधि में मशीनों, यंत्रों, उपकरणों का इस्तेमाल करके भोज्य पदार्थों में उपस्थित नमी को कम किया जाता है। तो वो कृत्रिम विधि के अंतर्गत आता है। आप समझते हैं कि धूप में सुखाना इस विधि के अंतर्गत कैसे परिरक्षण होगा। तो तेज धूप में भोज्य पदार्थों में उपस्थित नमी का अधिकांश भाग क्या होता है? वाष्पीकृत हो जाता है। तो जो धूप में सुखाना है इस विधि में क्या होता है? भोज्य पदार्थों को तेज धूप में सुखाया जाता है और सुखाने से भोज्य पदार्थों का जो अधिकांश भाग है वो क्या होता है? वाष्पीकृत हो जाता है तथा वे सूख जाते हैं। नमी के अभाव में सूक्ष्म जीव नहीं पनप पाते और जो नमी होती है वो कम हो जाती है। इस कारण से नमी के अभाव में, नमी की कमी के कारण उसमें सूक्ष्म जीव नहीं पनप पाते हैं और वो नहीं पनप पाते हैं। इसके कारण जो भोज्य पदार्थ है वो खराब नहीं होते हैं, सूक्ष्मजीव उसको खराब नहीं कर पाते, क्योंकि नमी की उपस्थिति के कारण, आर्द्रता की उपस्थिति के कारण ही, उष्णता की उपस्थिति के कारण ही, दोनों अगर उपस्थिति अधिक मात्रा में होती, चाहे आर्द्रता हो चाहे उष्णता हो, दोनों भोजन को खराब करने का कार्य करती है। तो जो नमी होती है उसकी अत्यधिक मात्रा को सुखा करके आधे से अधिक भाग को सुखा करके भोज्य पदार्थों का संग्रह किया जाता है। तो जब धूप में सुखा कर किया जाएगा तो वो प्राकृतिक विधि आती है और प्राकृतिक विधि के अंतर्गत आता है धूप में सुखाना। दूसरी है व्यापारिक स्तर पर निर्जलीकरण। तो ये क्या है? इस विधि में रोलर, ड्रायर, स्प्रे ड्रायर तथा डिहाइड्रेटर एवं यंत्रों का इस्तेमाल किया जाता है। तो जो व्यापारिक विधि है, व्यापारिक विधि में कौन सी? जो कृत्रिम चीजें हैं, कृत्रिम विधि आएगी। तो व्यापारिक स्तर पर भोज्य पदार्थों का परिरक्षण करने के लिए कृत्रिम विधि का इस्तेमाल किया जाता है। और कृत्रिम विधि में किसका इस्तेमाल किया जाएगा? तो इस विधि में रोलर, ड्रायर, मतलब बड़े बड़े रोलर होते हैं सुखाने वाले, उनका यूज किया जाएगा। स्प्रे ड्रायर होते हैं बड़े बड़े, उनका उपयोग करके भोज्य पदार्थों में उपस्थित नमी को सुखाया जाता है, कम किया जाता है। डिहाइड्रेटर होते हैं, यंत्र होते हैं, बड़े बड़े उपकरण होते हैं, उनके माध्यम से भोज्य पदार्थों में उपस्थित नमी को बहुत अधिक संख्या में, मतलब बहुत अधिक मात्रा में भोज्य पदार्थ उपलब्ध होते हैं, बहुत अधिक मात्रा में भोज्य पदार्थों में से नमी को कम करने के लिए इन सब यंत्रों का इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए इसे कृत्रिम विधि के अंतर्गत देखा जाता है और इसमें तापक्रम एवं नमी को इच्छानुसार नियंत्रित किया जा सकता है। तो जो कृत्रिम विधि है उसमें व्यापारिक स्तर पर जब निर्जलीकरण होता है तो इस विधि के अंतर्गत जो तापक्रम है उसको क्या किया जाएगा? तापक्रम और जो नमी है उसको इच्छानुसार, व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार बढ़ा या घटा सकता है। तो ये कृत्रिम विधि का फायदा होता है कि जो तापक्रम है उसे हम अपनी इच्छा के अनुसार बढ़ाया या घटा सकते हैं। तो कृत्रिम विधि में तापक्रम को अपनी इच्छा के अनुसार बढ़ाया या घटाया जा सकता है। इसे ही निर्जलीकरण कहते हैं। तो इसे ही निर्जलीकरण कहते हैं। कौन सा? कृत्रिम निर्जलीकरण या व्यापारिक निर्जलीकरण। आप समझते हैं कि झाग, चटाई, शुष्कण विधि क्या होती है? मतलब
फोम मैट ड्राइंग मेथड क्या होती है? झाग, झाग का मतलब होता है झाग के माध्यम से भोज्य पदार्थों का परिरक्षण होगा। तो झाग चटाई या कहे या फोम मैट ड्राइंग मेथड कहें तो दोनों एक ही हैं। तो फोम मैट ड्राइंग मेथड क्या होती है? भोज्य पदार्थ में ग्लिसरॉल, अंडा, मोनो स्टेरमेट और आदि का उपयोग करके झाग उत्पन्न किया जाता है, फिर सुखाया जाता है। तो जब भोज्य पदार्थों का संग्रह झाग उत्पन्न करके किया जाता है, और वो झाग किसके द्वारा उत्पन्न किया जाएगा? तो ऐसे किसके द्वारा उत्पन्न किया जाएगा? ग्लिसरॉल, अंडा के द्वारा उत्पन्न किया जाएगा। और मोनोस्टेरेट तथा इन चीज़ों का उपयोग करके, इन रासायनिक पदार्थों का उपयोग करके भोज्य पदार्थों में झाग उत्पन्न किया जाता है। ग्लिसरॉल के द्वारा, अंडा के द्वारा झाग उत्पन्न करके भोज्य पदार्थों का संग्रह किया जाता है, उनका परिरक्षण किया जाता है। तो वो विधि कौन सी विधि कहलाती है? ऐसी विधि जिसमें भोज्य पदार्थों का संग्रह करने के लिए झाग उत्पन्न किया जाता है और झाग उत्पन्न करके भोज्य पदार्थों का संग्रह या परिरक्षण किया जाता है। तो वो विधि कौन सी कहलाती है? फोम मैट ड्राइंग मेथड कहलाती है। कौन सी मेथड होगी? फोम मैट ड्राइंग मेथड कहलाती है। तो झाग उत्पन्न करके भोज्य पदार्थों का परिरक्षण किया जाता है, वो विधि फोम मैट ड्राइंग मेथड कहलाती है। तो अब हम लोग समझते हैं कि उच्च तापक्रम पर प्रयोग करके भोज्य पदार्थों का परिरक्षण किस प्रकार से किया जाता है। तो उच्च तापक्रम का प्रयोग करके हम लोग कैसे भोज्य पदार्थों का परिरक्षण कर सकते हैं? तो उच्च तापक्रम का प्रयोग करके परिरक्षण करने की कौन कौन सी विधियां? तो हाई टेम्परेचर मेथड कौन कौन सी है जानते हैं। तो हाई टेम्परेचर मेथड में क्या होता है? उच्च तापक्रम पर भोज्य पदार्थ में उपस्थित एंजाइम्स की सक्रियता बिल्कुल मंद हो जाती है। जो उस तापक्रम होता है उस पर क्या होता है? इस तापक्रम पर जो भोज्य पदार्थ है उनकी सक्रियता क्या होती है? बिल्कुल मंद हो जाती है, बिल्कुल खत्म हो जाती है। और इस विधि का उपयोग करके पदार्थों को दीर्घावधि तक सुरक्षित किया जा सकता है। उच्च तापक्रम का प्रयोग करके जो भी भोज्य पदार्थ है उनको बहुत लंबे समय तक सुरक्षित करके रखा जा सकता है। तो उच्च तापक्रम पर प्रयोग कर भोज्य पदार्थों का परिरक्षण करने की कौन कौन सी विधियां हैं? तो पहली है LT मेथड। कौन सी है? LT मेथड। तो LT क्या होता है? लॉन्ग टाइम लो टेम्परेचर। क्या होता है? LT का फुल फॉर्म क्या होता है? लॉन्ग टाइम लो टेम्परेचर। तो लॉन्ग टाइम लो टेम्परेचर क्या है? तो इसे होल्डिंग मेथड भी कहते हैं। तो जो लॉन्ग टाइम लो टेम्परेचर है ये पाश्चुरीकरण की एक विधि है, इसे क्या कहते हैं? होल्डिंग मेथड भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? होल्डिंग मेथड भी है। और इस विधि में तापक्रम कितना होता है? तो इस विधि में जो तापक्रम होता है वो 63 डिग्री सेल्सियस से 145.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। कितना होता है? 145.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, या फिर 63 डिग्री सेल्सियस होता है। और 30 मिनट के लिए भोज्य पदार्थों को गर्म किया जाता है। तो इस विधि में क्या होता है? भोज्य पदार्थों को 30 मिनट के लिए गर्म किया जाता है, इसीलिए इस विधि को लॉन्ग टाइम लो टेम्परेचर मेथड कहा गया है, क्योंकि इतने कम टेम्परेचर पर भोज्य पदार्थों को 30 मिनट तक के लिए क्या हो जाता है? गर्म किया जाता है। 30 मिनट लंबा समय होता है, इसलिए इस विधि को लॉन्ग टाइम लो टेम्परेचर मेथड कहा गया है। और इसमें टेम्परेचर कितना होता है? तो 63 डिग्री सेल्सियस से 145.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। दूसरी विधि आपकी HTST मेथड। कौन सी है? HTST मेथड। तो ये क्या होती है? हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम मेथड। कौन सी होती है? HTST का फुल फॉर्म होता है हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम मेथड। तो इस विधि में भोज्य पदार्थ को कितने टेम्परेचर पर? 71.8 डिग्री सेल्सियस से अगर 161.27 डिग्री फ़ारेनहाइट, मतलब चाहे सेल्सियस में देखें चाहे फ़ारेनहाइट में देखें, अगर सेल्सियस में देखेंगे तो कितना होगा? 71.8 डिग्री सेल्सियस होगा। अगर फ़ारेनहाइट में देखेंगे तो 161.27027 डिग्री फ़ारेनहाइट पर कितने देर के लिए? तो 15 मिनट के लिए। कितने देर के लिए? 15 मिनट के लिए गर्म करके तुरंत ठंडा कर लिया जाता है। तो ये विधि कौन सी कहलाती है? ऐसी विधि जिसमें भोज्य पदार्थ को 15 मिनट के लिए गर्म करके तुरंत ठंडा कर लिया जाता है, वो विधि कौन सी कहलाती है? वो विधि होती है आपकी HTST मेथड। कौन सी होती है? HTST मेथड होती है, और इसे हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम मेथड भी कहते हैं। तो ये पाश्चुरीकरण की विधियाँ हैं। और पाश्चुरीकरण कहाँ होता है? तो उच्च तापक्रम पर होता है, और उस तापक्रम को अलग अलग, मतलब कहीं लो कर दिया गया, कहीं हाई कर दिया गया, उसी के आधार पर उसका नामकरण कर दिया गया है। अगली है UST। अगली कौन सी है? UST क्या होता है? UST होता है अल्ट्रा हाई टेम्परेचर मेथड। तो ये भी पाश्चुरीकरण की एक विधि है, पाश्चुरीकरण की विधि है। तो इसको क्या बोला गया? UST अल्ट्रा हाई टेम्परेचर मेथड बोला गया। अल्ट्रावायलेट किरणों के प्रयोग के द्वारा इस विधि में क्या होता है? अल्ट्रावायलेट किरणों का प्रयोग करके भोज्य पदार्थों का परिरक्षण किया जाता है। और इसमें टेम्परेचर कितना होता है? तो इसमें 135 डिग्री सेल्सियस से 137 डिग्री सेल्सियस पर भोज्य पदार्थों को 2 से 3 मिनट के लिए, कितनी देर के लिए? तो केवल 2 से 3 मिनट के लिए भोज्य पदार्थों को अल्ट्रावायलेट की किरणों के संपर्क में रख करके भोज्य पदार्थों
पर अल्ट्रावायलेट किरणों का प्रयोग किया जाता है और 2 से 3 मिनट के बाद अल्ट्रावायलेट किरणों का प्रयोग समाप्त कर दिया जाता है। तो जो उच्च तापक्रम पर प्रयोग करने की विधियां हैं उसमें पाश्चुरीकरण के अंतर्गत इसमें पाश्चुरीकरण आता है। पाश्चुरीकरण किसका किया जाता है? तो दूध का पाश्चुरीकरण होता है। आप लोग जानते हैं कि दूध का पाश्चुरीकरण किया जाता है। और पाश्चुरीकरण कौन कौन सी टेम्परेचर पर होगा? तो 3 टेम्परेचर पर होता है। LT मेथड होगा, लॉन्ग टाइम लो टेम्परेचर मेथड होगा, इसे होल्डिंग मेथड भी कहते हैं क्योंकि इसमें जो टाइम होता है वो 30 मिनट होता है। 30 का मतलब आधा घंटा होता है। आधे घंटे तक भोज्य पदार्थ को ताप के संपर्क में रखा जाता है। और दूसरा होता है STST मेथड। तो इसमें जो टेम्परेचर वो टाइम होगा वो कितना होगा? 15 मिनट के लिए। 15 मिनट के लिए भोज्य पदार्थ को हाई टेम्परेचर पर गर्म करके तुरंत ठंडा कर लिया जाता है, इसलिए इसे हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम मेथड कहा जाता है। तीसरा है UST अल्ट्रा हाई टेम्परेचर मेथड। इसमें क्या होगा? भोज्य पदार्थ को 2 से 3 मिनट के लिए, किसमें 2 से 3 मिनट के लिए भोज्य पदार्थ को अल्ट्रावायलेट किरणों के संपर्क में रखा जाता है। उसके बाद भोज्य पदार्थों का परिरक्षण किया जाता है। तो हाई टेम्परेचर पे हम लोगों ने 3 विधियां पढ़ी हैं। पाश्चुरीकरण के अंतर्गत कितनी पढ़ी है? 3। LT मेथड पढ़े हैं और HTST पढ़ा है और UST पढ़ा है। तो ये इतने इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनके फुल फॉर्म पूछे जाते हैं, इनका टेम्परेचर पूछ लिया जाता है और इनका टाइमिंग भी पूछ लिया जाता है। कौन सी विधि में 30 मिनट के लिए रखा जाएगा, कौन सी में 15 मिनट के लिए, कौन सी विधि में 2 से 3 मिनट के लिए रखा जाता है। साथ ही ये भी पूछ लिया जाता है कि HTST का फुल फॉर्म क्या होता है, LTST का फुल फॉर्म क्या होता है, ऐसे पूछ लिया जाता है। तो इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आगे चीज़ें अभी बहुत सारा है तो उसको भी हम लोग कवर करते हैं। तो आप लोगों की हाई टेम्परेचर में हम लोग ब्लांचिंग विधि पढ़ेंगे। कौन सी पढ़ेंगे? ब्लांचिंग। तो ब्लांचिंग क्या होता है? जब फल व सब्जियों को संरक्षित करने के लिए 100 डिग्री तापक्रम पर 2 से 3 मिनट तक उबाला जाता है। उबालने के बाद उसे तुरंत ठंडा कर लिया जाता है, ठंडे पानी में डाल करके ठंडा किया जाता है। तो वो विधि कौन सी कहलाती है? ब्लांचिंग कहलाती है। ब्लांचिंग क्या होता है? जब भोज्य पदार्थों को, फल व सब्जियों को संरक्षित करने के लिए 100 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर 2 से 3 मिनट तक उबाला जाता है और उबाल कर उन्हें तुरंत ठंडे पानी में डाल करके ठंडा कर लिया जाता है। तो ये विधि ब्लांचिंग कहलाती है। और ये विधि आप लोगों की हाई टेम्परेचर मेथड जो होता है, उच्च तापक्रम का प्रयोग करके जो विधि होती है उसी के अंतर्गत आती है। और ब्लांचिंग के लाभ कौन कौन से हैं? तो इस विधि में क्या होता है? फल व सब्जियों में जो उपस्थित जीवाणु होते हैं ब्लांचिंग के द्वारा नष्ट हो जाते हैं। साथ ही और इस विधि में जो सब्जियों में उपस्थित एंजाइम्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो भी निष्क्रिय हो जाते हैं। तो ऐसी कौन सी विधि जिसका प्रयोग करके फल व सब्जियों में उपस्थित एंजाइम को निष्क्रिय किया जाता है? तो वो ब्लांचिंग मेथड होती है। अगली है विसंक्रमण। कौन सी है? विसंक्रमण। तो स्टेरिलाइजेशन मेथड क्या है? विसंक्रमण क्या है? विसंक्रमण को जानते हैं। इस विधि का उपयोग करके कैनिंग व बॉटलिंग करते समय किया जाता है। तो इस विधि का उपयोग कब किया जाता है? जो आपकी विसंक्रमण विधि है इसका उपयोग कब किया जाएगा? कैनिंग व बॉटलिंग में किया जाता है। इस विधि में जार व बोतलों में जो आपकी विसंक्रमण विधि होती है इस विधि में किसका प्रिजर्वेशन किया जाएगा? तो जो आप लोगों के जैम, जेली होते हैं, स्क्वैश होते हैं, इनको जार व बोतलों में भरने के बाद जो ढक्कन होता है उसको कस करके बंद करके खौलते पानी में 25 से 35 मिनट तक क्या किया जाता है? उबाला जाता है। और उबालने के बाद जो भी जार व बॉटल होते हैं उबालने के बाद उन्हें बाहर निकाला जाता है। तो जिससे जो समस्त जीवाणु होते हैं उस पर वो नष्ट हो जाते हैं और भोज्य पदार्थों को लंबे समय तक संरक्षित करके रखा जाता है। तो ये विधि कौन सी होती है? विसंक्रमण होती है। और ऐसी कौन सी विधि है जिसमें भोज्य पदार्थों को जो 25 से 35 मिनट तक खौलते पानी में डाला जाता है और उनका विसंक्रमण किया जाता है? तो वो स्टेरिलाइजेशन मेथड होता है, विसंक्रमण विधि होती है। और आप लास्ट है आप लोगों की विकिरण विधि। कौन सी है? विकिरण विधि। तो भौतिक विधि में ये लास्ट विधि है, ये भौतिक विधि की लास्ट विधि है। विकिरण के बाद हम लोगों का जो भौतिक विधि वाला जो मेथड है वो खाद्य पदार्थों के परिरक्षण व संग्रह का वो समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हम लोग रासायनिक विधियां पढ़ेंगे। तो भौतिक विधि कौन सी है? भौतिक विधि में लास्ट विधि कौन सी है? विकिरण। कौन सा है? विकिरण, रेडिएशन। इसमें गामा किरणों का प्रयोग करके, तो जो आपकी विकिरण विधि है इस विधि में क्या होता है? गामा किरणों का या इलेक्ट्रॉन का प्रयोग करके भोज्य पदार्थों का परिरक्षण किया जाता है, जिससे जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो ऐसी कौन सी विधि है जिस विधि में गामा किरणों का प्रयोग करके या इलेक्ट्रॉन का प्रयोग करके भोज्य पदार्थों का परिरक्षण किया जाता है? तो गामा किरणों व इलेक्ट्रॉन का प्रयोग करके भोज्य पदार्थों का परिरक्षण करने की विधि कौन सी विधि कहलाती है? तो कौन सी विधि कहलाती है? वो आप लोगों की विकिरण विधि कहलाती है। और इस विधि के द्वारा आलू, प्याज, गाजर आदि को अंकुरित होने से बचाया जाता है। तो भोज्य पदार्थों को अंकुरित होने से बचाने के लिए कौन सी किरणों का प्रयोग किया जाता है? तो गामा किरणों का प्रयोग किया जाता है, इलेक्ट्रॉन का प्रयोग किया जाता है। तो भोज्य पदार्थों को अंकुरित होने से, अंकुरण से बचाने के लिए कौन से भोज्य पदार्थों को? आलू, प्याज, गाजर आदि भोज्य पदार्थों को, सब्जियों को अंकुरित होने से बचाने के लिए, अंकुरण से बचाने के लिए जब गामा किरणों का प्रयोग किया जाता है, इलेक्ट्रॉन्स का प्रयोग किया जाता है, तो वो विधि कौन सी विधि कहलाती है? वो विधि विकिरण विधि कहलाती है। तो आज हम लोगों ने पूरी जो भौतिक विधि है वो कंप्लीट कर ली। जितनी भौतिक विधियां थी हम लोगों ने पढ़ ली। इसके बाद हम लोग कौन सी विधि पढ़ेंगे? रासायनिक विधियां पढ़ेंगे। तो भोज्य पदार्थों का जो प्रिजर्वेशन है, स्टोरेज, इसमें बहुत सारी विधियां हैं। तो बहुत सारी विधियों में सबसे लंबा जो पार्ट था आप लोगों का भौतिक विधियों वाला ही था। तो भौतिक विधि हम लोगों ने
कंप्लीट कर ली है। तो इसके पहले की अगर क्लास आप लोगों ने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाइए, विजिट कर लिए, आप लोगों को क्लासें मिल जाएंगी। तो अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।